everyone, this is Jhankar, an applied psychology undergraduate at Delhi University, and this video is going to be about UGC NET. Whether you have doubts related to its eligibility, पेपर कब होता है, पेपर का syllabus क्या है, पेपर का pattern क्या है, everything is going to be covered in this video. So let's just get into it. Okay. So I have my laptop with me here, and it is all the necessary pointers that I need to speak of in this video. If you feel like you missed something or you need everything written down in a particular manner in a document, you can please take the description for that. Okay, with that let's start. UGC NET is the national eligibility test जो आपको PhD, आपको research fellowship और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाता है. दिस इज नॉट एन एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, विच मीन्स बहुत सारे लोग ये एग्जाम देते हैं थिंकिंग दैट अगर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ क्लियर कर लिए सो हमें सामने से ऑफर्स आने वाले हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू जस्ट बिकम एलिजिबल टू अप्लाई. तो आपको खुद से जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से PhDs के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. दिस टेस्ट स्कोर इज जस्ट गोइंग टू मेक यू एलिजिबल. विद दैट आउट ऑफ द पिक्चर, यूजीसी क्या है? यूजीसी इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ठीक है, जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज में या कहीं पे भी जो भी सिलेबस फॉलो होता है वो यूजीसी ही प्रिस्क्राइब करता है. और नेट एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इंडिया में बहुत सारे और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है. ऑलराइट, नाउ एग्जाम एनुअल टर्म में अगर हम देखें पूरे साल में 2 बार होता है. एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर में होता है. अभी जून में आई थिंक 26 से 29 के अराउंड के डेट्स आए हैं, बट यूजुअली 2 बार एग्जाम होता है, जून एंड दिसंबर. देन एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड. मीन्स आपको एक सेंटर, कुछ सेंटर के ऑप्शंस आप पिक करते हो बेसिकली, उसमें से जो भी सेंटर आपको एलोकेट होता है वहां जाके आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है. नाउ पेपर पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 एक जनरल पेपर होता है जो सबके, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, पेपर 1 सबका होता है. ठीक है, वो जो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है. 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इन दिस केस साइकोलॉजी. ऑलराइट, टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस हैं पेपर में. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, विच मेक्स द पेपर फॉर 300 मार्क्स. आपको 3 आवर्स मिलते हैं पेपर पूरा जो पेपर 1 एंड 2 दोनों कंबाइन करके आपको 3 आवर्स मिलते हैं, जिसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच, विच मेक्स इट 100 मार्क्स. एंड पेपर 2 में देर आर 100 questions, which is 200 marks. So the whole paper is for 300 marks, conducted in a 3-hour sit. Paper 1 में there is teaching aptitude, research, comprehension, then environment related, higher education system, data interpretation, logical reasoning, quants. ये जितनी चीजें आप सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देते हो. सो ये आपका जो जनरल पेपर रहता है, जनरल एप्टीट्यूड का, वो है. देन पेपर 2 जो साइकोलॉजी स्पेसिफिक है, उसमें भी देयर आर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, बस सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है कि क्या क्या आएगा. सो बहुत वाइडर रेंज में बताया हुआ है कि इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. सो आई वुड पर्सनली प्रिस्क्राइब कि साइकोलॉजी सिलेबस को टारगेट करने के लिए सबसे पहले, इफ यू आर फ्रॉम अ non-psychology background or you are just in your undergrad right now thinking to appear for NET exam, try starting with the NCERTs of class 11th and 12th. 11th और 12th की NCERT में इतना कुछ है, and to a great extent जितना भी हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट 2 years में पढ़ते हैं BA ऑनर्स साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में, मेजॉरिटी ऑफ दैट सिलेबस का बेसिक्स एंड sometimes the whole topics come from the NCERTs, so start there. If you are thinking कि पूरा NCERT खुद से कौन पढ़ेगा बैठ के, do not worry. I am coming with a series of class 11th and 12th psychology according to the CBSE syllabus. जो एक छोटा सा डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि CBSE ने कुछ चैप्टर्स हटा रखे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हटा रखे हैं. तो वो जो सीरीज है वो CBSE सिलेबस पे ही होने वाली है, बट जो चैप्टर्स ओमिटेड भी हैं, आई एम रेडी टू ब्रिंग दोज चैप्टर्स टू यू लेटर. बट फॉर स्टार्टर्स आप उस सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पेपर दे सकता है?
तो अगर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है तो आप दे सकते हो, या फिर आप अगर 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन करते हो तो भी आप दे सकते हो। मास्टर्स अगर करी है तो दे आस्क फॉर एग्रीगेट 55% मार्क्स, और जो भी अदर कैटेगरीज SC ST OBC WS वगैरह के लिए, उसके लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो 4 इयर्स की, तो आपके 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, अगर आप अभी मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो, या फिर आप फर्स्ट ईयर में हो मास्टर्स के, तो आप दे सकते हो नेट का पेपर। अपना जो भी लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है उसको अटैच करके यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जाम। तो आपको अपने मास्टर्स कंप्लीट होने के वेट करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 3 लेवल्स मिलते हैं बेसिकली। 300 मार्क्स का पेपर है, तो सबसे जो लो कट ऑफ जाती है वो जाती है PhD एडमिशंस के लिए, जो अराउंड 170-180 के अराउंड जाती है, कि अगर आप उतने मार्क्स लाते हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhDs। ठीक है, उसके बाद 200-ish अराउंड आई वुड से जाती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। 200-210 के अराउंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कट ऑफ जाती है। एंड देन JRF की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, विच वेरीज 225 से 240-245 के बीच में, ये रेंज रहता है। हर साल ऑफ कोर्स कट ऑफ चेंज होती है एज पर द लेवल ऑफ द पेपर एंड द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर इट। देन JRF क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज JRF? होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, विच मीन्स कि आप जब PhD कर रहे हो, अगर आपने JRF क्वालिफाई करा है तो आपको PhD में एक स्टाइपेंड रिसीव होता है जो आपकी रिसर्च को फंड कर सकता है। ठीक है, तो पहले 2 साल के लिए आपको 37,000 का स्टाइपेंड मिलता है अगर आपने JRF क्लियर करा है, और उसके अलावा कुछ 10 to 12,000 के अदर ग्रांट्स मिलते हैं, हाउसिंग अलाउंस और वो सब जो भी रहता है, बट बेसिक जो आपका रहता है वो 37,000 रहता है। अगर आपका 2 साल में आपकी रिसर्च इज फाउंड टू बी वैल्यूएबल, इफ योर रिसर्च इज फाउंड टू बी कि हाँ प्रोग्रेस अच्छे रेट्स पे हो रही है, सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च आप कर रहे हो, तो यू आर प्रमोटेड टू अ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पे आपको 42,000 पर मंथ मिलता है टू फर्दर फंड योर एजुकेशन एंड योर रिसर्च। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट एवरीबडी हु गिव्स नेट एंड क्लियर्स द असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ इज एलिजिबल। अगर आप डायरेक्टली अपने अंडर ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो तो आपने क्लियर कर लिया, दैट इज गुड, लेकिन जब तक आपने अपनी मास्टर्स नहीं करी है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के मिनिमम क्वालिफिकेशंस होते हैं अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड अ क्लियर्ड अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ अ क्लियर्ड नेट एग्जाम, UGC नेट एग्जाम। तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो अभी हम देख रहे हैं कि इतने सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो हमने ये भी सुना है कि 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली PhD के लिए जा सकते हो, सो दैट यू कैन डू। और उस PhD में अगर आपने UGC नेट में एक JRF स्कोर की कट ऑफ क्लियर करी है तो आप जो भी स्टाइपेंड है वो भी ले सकते हो, लेकिन टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू हैव योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी। To the very last part of this video कि बेनिफिट्स क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की फेलोशिप, JRF, बल्कि कुछ तो आई थिंक CIP में, और आई एम नॉट श्योर अबाउट निमेंस, बट CIP में तो फॉर श्योर अगर आपने JRF सपोज फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लिया या ग्रेजुएशन के बाद ही कर लिया, तो आप अपना JRF स्टाइपेंड अपने MPhil में भी यू कैन टेक दैट। अब आई डोंट नो जो नया RCI रिकॉग्नाइज्ड MA आएगा उसमें क्या प्रोविजंस हैं, स्टाइपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हम JRF का स्टाइपेंड ले सकते हैं। सो बहुत उसके अराउंड थोड़ा कंफ्यूजन अभी है, बिकॉज अभी तक कोई भी बैच सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर द न्यू मास्टर्स दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI। नाउ CIP हो गया, और 1-2 और इंस्टीट्यूशंस हैं जो JRF का स्टाइपेंड आपको, अगर आपने क्लियर करा है JRF, तो MPhil में वो प्रोवाइड करते हैं। देन एक एकेडमिक बेंचमार्क बन जाता है नेट का एग्जाम देने से, राइट? यू आर कंसिडर्ड to have that teaching aptitude, to have that academic excellence, to teach somebody, or to conduct a full-fledged research in your PhD. So with that, I think this is all you need to know before starting your preparation journey, or even deciding if you want to appear for this exam or not. If you have any more questions, please feel free to ask in the comments. You can also book a mentorship session with me via details in the description, and I would be happy to help you. And with that, I'll wrap up and I'll see you in the next video. Bye. Take care.